नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक समूह के विभाजन में पहला पार्ट जो हमने बताया था चार्ल्स ने विभाजित किया है। जो चार्ल्स का पहला विभाजन जो था वो है प्राथमिक समूह। तो हम लोग प्राथमिक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक समूह क्या होता है, इंग्लिश में प्राइमरी ग्रुप। तो मैंने सामाजिक समूह के विभाजन के संदर्भ में सामाजिक समूह का विभाजन बताते समय ये बताया था कि C.H. कूलिन जो है उन्होंने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का विभाजन किया हुआ है। तो हम उस समय भी बताए थे कि यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको अलग से एक वीडियो में बनाएंगे। तो आज जो है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। C.H. कूले जो है 1909 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। बार बार यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो यह C.H. कूले ने 1909 में लिखी थी। इसी पुस्तक में उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि उन सभी समूहों को प्राथमिक समूह कहा जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क एवं आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। कूले कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह वह समूह है जो व्यक्तियों के घनिष्ठ संबंध पे आधारित होते हैं और आमने सामने के संबंधों के माध्यम से स्थापित होते हैं। तो ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। इसकी परिभाषा में चार्ल्स कूले लिखते हैं कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिसकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसलिए कि यह व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक होते हैं। C.H. कूले कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह कई अर्थों में प्राथमिक होते हैं और उनमें घनिष्ठ संबंध होता है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। इस कारण से उसमें घनिष्ठता देखने को मिलती है और यह कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं प्राथमिक समूह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें क्या होता है, सामाजिक प्रकृति और आदर्श के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए क्या है, प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह के आमने सामने के विचार को जो है C.H. कूले के इस विचार को जो है आलोचना करते हैं कौन, किंग्सले डेविस कहते हैं कि चार्ल्स कूले महोदय, आमने सामने के संबंध होने जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे संबंध होते हैं जो आमने सामने, अर्थात देखिए ये किंग्सले डेविस जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि दो देश की सेनाओं के बीच में आमने सामने का संबंध होता है, क्योंकि दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं तो उनके बीच में संबंध देखने को मिलता है, लेकिन वह प्राथमिक समूह नहीं है। तो इस आधार पे जो है चार्ल्स कूले के इस विचार के कि आमने सामने के और घनिष्ठ संबंध होंगे तो वह प्राथमिक समूह है। तो किंग्सले डेविस ने क्या किया, इसका खंडन करते हैं। तो फिर अपनी इस परिभाषा को चार्ल्स कूले ने इसको परिवर्तित करके बताया कि आमने सामने कहने का मतलब कि घनिष्ठ संबंध जो होते हैं वही क्या है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो C.H. कूले के इस परिभाषा का खंडन करते हैं कौन, किंग्सले डेविस। लिखते हैं कि आमने सामने के संबंध के बिना भी प्राथमिक समूह का निर्माण हो सकता है। इसके विपरीत जहां आमने सामने के संबंध हो वहां भी आवश्यक नहीं कि प्राथमिक समूह हो। किंग्सले डेविस कह रहे हैं कि एक परिवार के व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध होता है
और व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति एक साथ ही हों, आमने सामने का संबंध हो, कि यानी परिवार के सदस्य कहीं दूर किसी दूसरे स्थान पे भी कार्य कर रहे हैं, वहीं पे बस गए हैं, कुछ समय बाद बार मतलब कुछ समय के बाद आते हैं, लेकिन उनके संबंधों में घनिष्ठता है, इसके कारण से वो प्राथमिक हो सकते हैं। और दो देश की सेनाओं के बीच रोज डेली आमने सामने हैं, किंतु उनमें घनिष्ठता नहीं है, तो वह क्या है, प्राथमिक समूह नहीं है। इस आधार पे किंग्सले डेविस C.H. कूले के इस परिभाषा का खंडन करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो पहली परिभाषा है P. जिसबर्ट ने किया है, प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तिगत रूप से जानता है, एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित होता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया व्यक्तिगत रूप से अंतःक्रिया करता है। इसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया करता है। ऐसी परिभाषा जो है जिन्सबर्ट ने दिया है। किम्बरलैंड ने परिभाषित करते हुए लिखा कि प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। यह ऐसे केंद्र बिंदु है जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। यहाँ पे कहते हैं किम्बरलैंड कि प्राथमिक समूह में परस्पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बहुत त्वरित रूप से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, घनिष्ठ रूप से आमने सामने के संबंध रखते हैं और उसके साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह किम्बरलैंड ने प्राथमिक समूह के बारे में परिभाषित दिया। मैकाइवर पेज ने परिभाषित किया कि प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है। ध्यान रखिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने प्राथमिक समूह को इकाई कोशिका के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया है, या किसकी परिभाषा में इकाई कोशिका इंग्लिश में यूनिट सेल के नाम से परिभाषित किया है। तो यह परिभाषा मैकाइवर पेज की है। और अब इन परिभाषाओं के आधार पर किंग्सले डेविस ने इसकी 3 बाह्य विशेषताओं का, यानी कि बाहर से देखने से ही यह प्रतीत हो जाएगा कि यह प्राथमिक समूह है। 3 प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। किंग्सले डेविस ने 3 बाह्य आवश्यक विशेषताओं को उल्लेख किया है। पहला क्या है, शारीरिक समीपता। शारीरिक समीपता का मतलब यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्य शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, ये चीज़ें ये अलग है कि परिवार का ही सदस्य कहीं दूसरी जगह गया है तो परंतु उनके संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिलती है, तो इसके आधार पे शारीरिक समीपता होती है कि वह घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। तो यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है समूह का छोटा आकार। प्राथमिक समूह जो होता है यह आकार में बहुत ही छोटा है। यह अपवाद होगा कि 40-50 लोगों का परिवार कहीं देखने को मिल जाए, नहीं तो 2 व्यक्तियों से लेकर के 10-12 व्यक्ति तक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और क्या होता है, संबंधों की अवधि। प्राथमिक समूह के व्यक्तियों में जो होता है संबंध लंबे समय तक चलने वाले होती हैं, मतलब उसकी आयु अवधि जो होती है, संबंधों की अवधि जो होती है वो लंबी होती है, ऐसा किंग्सले डेविस ने बताया है। तो बाहरी तौर पे आप बाहर से ही देख के आप जान जाएंगे ये प्राथमिक समूह है। पहला क्या है, छोटा आकार होता है, शारीरिक रूप से समरूप होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, संबंधों की अवधि क्या होती है, बड़ी होती है। इन विशेषताओं के अलावा कुछ आंतरिक विशेषताएं होती हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। यह होता है सामाजिक समूह की कुछ आंतरिक विशेषताएं। पहली विशेषता है उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनके उद्देश्य लोगों एक दूसरे से मिलते जुलते उद्देश्य होते हैं। दूसरा क्या होता है,
संबंध स्वयं क्या होते हैं, साध्य होते हैं, यह साधन नहीं होते हैं। एक दूसरे के संबंध जो होते हैं घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साध्य होते हैं, साधन के रूप में उपयोग नहीं किए जाते हैं। एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति, एक दूसरे के साथ सहयोग, इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, न कि मतलब के लिए किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संबंध रखे जाते हैं। और अगली विशेषता है व्यक्तिक संबंध। प्रत्येक प्राथमिक समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से व्यक्तिक रूप से जान पहचान परिचित होते हैं, एक दूसरे का व्यक्तिक रूप से सहयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, बहुत छोटा समूह होता है। संबंधों की पूर्णता। संबंध अपने आप में ही क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। संबंधों का स्वतः विकास। प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के संबंध क्या होते हैं, स्वतः विकसित होते हैं। यह किसी उद्देश्य या हित के लिए नहीं, यानी कि परिवार के सदस्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण स्वतः ही विकसित होते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली अभिकरण हैं। इसके माध्यम से प्रभावशाली अभिकरण कहने का मतलब इससे समाज में नियंत्रण लाया जाता है। परिवार में ही व्यक्ति बहुत से नियम कानून, समाज के नियम कानून तौर तरीकों को सीखता है और उसे समाज में अप्लाई करता है। इस प्रकार से परिवार के सदस्य ही व्यक्तियों में सामाजिकरण करते हैं और समाज में रहने लायक बनाते हैं। इससे समाज में नियंत्रण स्थापित होता है। अगली विशेषता है व्यक्ति के बीच में क्या पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना देखने को मिलती है। हम इस परिवार के समूह हैं, इस समूह के सदस्य हैं, ऐसा हम की भावना देखने को मिलती है प्राथमिक समूह की विशेषता। अब आते हैं प्राथमिक समूह को विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग से वर्गीकृत किया है कि कौन कौन प्राथमिक समूह हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जो पहला विभाजन है, यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि C.H. फूले ने कितने प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो C.H. फूले ने 3 प्रकार के प्राथमिक समूहों की चर्चा किया है। पहला क्या है, हमारा परिवार जिसके हम सदस्य होते हैं, ये क्या है, प्राथमिक समूह कहलाता है। दूसरा क्या है, क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह कहने का मतलब कि जो हमारे खेल समूह, एक तरीके से कहिए गपशप समूह जो होता है वह भी क्या है, खेल समूह में आता है। ये भी क्या है, प्राथमिक समूह है। और हमारा पड़ोस, हमारे पड़ोस जो होते हैं वह भी हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक समूह कहलाते हैं। यह तीनों जो होते हैं सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, व्यक्ति को सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके सदस्यों के बीच में घनिष्ठता देखने को मिलती है, शारीरिक समीपता देखने को मिलती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो है किंग्सले डेविस ने जो है 4 प्रकार के प्राथमिक समूहों का उल्लेख हुआ है। एक परिवार ही है, वह जो कूले ने बताया, क्रीड़ा समूह जो कूले ने बताया, और पड़ोस। और 2 इसके अलावा मैंने बताया 4, ये 5 हैं। 5 प्रकार के प्राथमिक समूहों का उल्लेख जो है किंग्सले डेविस ने किया। जो 3 सेम जो C.H. फूले ने किया था। चौथा क्या है, गांव को भी उन्होंने क्या कहा है, प्राथमिक समूह, यानी कि प्राथमिक समूह गांव भी एक प्राथमिक समूह, क्योंकि गांव के व्यक्ति भी शारीरिक रूप से एक समूह में ही रहते हैं, एक दूसरे से परिचित रहते हैं। तो इस प्रकार से गांव भी क्या है, प्राथमिक समूह है। और साथ साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो समूह होता है, एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह भी क्या है, प्राथमिक समूह है। ऐसा किंग्सले डेविस ने माना है। अगला विभाजन जो है मैकाइवर और पेज का है। इन्होंने उसमें और भी कुछ चीज़ ऐड किया है। इन्होंने कुल मिलाकर के 8 जो है विभाजन किया हुआ है। एक परिवार है, जैसा तीनों लोगों ने बताया। क्रीड़ा समूह जो है, और क्रीड़ा समूह के अलावा एक विभाजन इन्होंने कहा मित्र समूह, यानी कि मित्रों का जो समूह होता है वह भी क्या है, प्राथमिक समूह है। गपशप समूह, यह भी क्या है,
प्राथमिक समूह होता है साझेदार, जो एक किसी कार्य को करने के लिए एक साझे में कार्य कर रहे हो, तो वह भी व्यक्तियों का समूह जो होता है वह क्या कहलाता है, प्राथमिक समूह कहलाता है। यह मैकलॉन पेज ने बताया। स्थानीय भाईचारा के आधार पे जो समूह का निर्माण होता है वह भी प्राथमिक समूह है। अध्ययन समूह, एक साथ कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का जो समूह होता है वह भी प्राथमिक समूह के नाम से जाना जाता है। और कोई गैंग या मित्रता के आधार पे जो गैंग का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे गैंग को भी क्या कहा जाता है, मैकलॉन पेज के अनुसार प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है। अब प्राथमिक समूह से समाज को क्या लाभ होता है, क्या महत्व है प्राथमिक समूह का, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। पहले हम इस विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखेंगे कि किस विद्वान ने प्राथमिक समूह का क्या लाभ बताया हुआ है, उसके बाद एक सामूहिक महत्व हम चर्चा करेंगे। तो पहला महत्व जो है C.H. फूले ने बताया है कि प्राथमिक समूहों में दो अर्थों में महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक समूह किसमें दो अर्थों में महत्वपूर्ण होता है C.H. फूले के अनुसार। एक तो वह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक होते हैं। क्या है, आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है कि सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर आदर्श या सामाजिकरण करते हैं, सामाजिकरण से वह समाज में नियंत्रण स्थापित करते हैं। ऐसा C.H. फूले ने प्राथमिक समूह के महत्व को स्पष्ट किया है। दूसरा महत्व जो है पार्सन्स ने प्राथमिक समूह को महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। हम प्राथमिक समूह में ही मानव बनते हैं, नहीं तो हम क्या है, एक पशु के समान है। प्रत्येक मनुष्य हाड़ मांस का एक पुतला है जो पशुओं के समान व्यवहार करता है। वह सामाजिकरण या मानवीकरण के माध्यम से मानव बनता है। तो वह मानव जो है प्राथमिक समूह में रहने के कारण बनता है। यदि प्राथमिक समूह नहीं होते तो मानव नहीं बन पाता। एक विद्वान है सिल्स ने अपनी उनका लेख क्या है, प्राइमरी ग्रुप इन करंट रिसर्च। इनका लेख है प्राइमरी ग्रुप इन करंट रिसर्च में लिखते हैं कि प्राथमिक समूह का महत्व करते हुए कहा कि जब बड़े व्यापारिक समूहों में प्राथमिक समूह बनते हैं तो उनमें कार्य करने की क्षमता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यापारिक समूहों में प्राथमिक समूह का निर्माण हो जाए तो उसमें कार्य करने की क्षमता व्यक्तियों में अधिक हो जाती है। व्यक्ति यदि समूह में रह करके और प्राथमिक समूह की तरह कार्य करने लगते हैं तो कार्य अधिक होते हैं। ऐसा जो है सिल्स ने प्राथमिक समूह के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है। किम्बाल यंग ने प्राथमिक समूह के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मौलिक मानव अंगों के प्रतिनिधि हैं। क्या है, यह नोट कर लीजिएगा, यह भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है, किसने प्राथमिक समूह को मौलिक मानव अंग के प्रतिनिधि के रूप में बताया है, तो यह किम्बालेंग ने बताया है। स्टीवर्ट एवं गिलीन ने प्राथमिक समूह के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा कि प्राथमिक समूह वास्तव में भावनात्मक मानसिक सुरक्षा के स्रोत हैं। यह मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा स्टीवर्ट और गिलिन ने परिभाषित महत्व को स्पष्ट किया है। अब आते हैं, यह किसी विशेष विद्वान के नहीं है, यह विभिन्न विद्वानों के विचारों के आधार पर निकाला गया महत्व है। क्या होता है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं, सामाजिकरण करते हैं। यह व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाते हैं।
समाज में रहने के बाद वह क्या करते हैं, समाज के नियम कानून तौर तरीकों से को सिखलाते हैं। इसकी वजह से समाज में नियंत्रण भी आता है। मनुष्यों को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। समाज में रहने लायक लगभग तीनों चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और समाज में रहने लायक प्राणी बनाते हैं। लगभग तीनों एक ही चीज़ें हैं कि व्यक्ति सामाजिकरण या सामाजिक नियंत्रण को सीख करके, समाज के व्यवहार को सीख करके समाज में रहने लायक बनता है। सामाजिक संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। यह क्या है, प्राथमिक समूह समाज के संगठन को मजबूती देते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति में सहायक होते हैं। व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होते हैं। व्यक्तित्व क्षमता में वृद्धि कराते हैं और संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होते हैं। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले कार्य जो होते हैं प्राथमिक समूहों के माध्यम से होते हैं। अब आते हैं प्राथमिक समूह से अपोजिट, विरोधी अवधारणा है द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह का उल्लेख जो है किसी विद्वान ने नहीं कहा था। तो जैसे ही C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया, ऐसे ही तुरंत बोटोमोर जो होते हैं कहते हैं कि वह समूह द्वितीयक समूह है जो प्राथमिक नहीं है। यानी कि प्राथमिक समूह के अलावा जितने भी समूह हैं सभी समूह क्या कहलाते हैं, द्वितीयक समूह के नाम से जानते हैं। तो फिर उन विशेषताओं के आधार पर C.H. कूले ने जो है अपनी एक दूसरी पुस्तक जो प्रकाशित होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरी पुस्तक जो है उसमें उन्होंने द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है C.H. कूले ने केवल प्राथमिक समूह की अवधारणा को दी, द्वितीयक समूह की नहीं। किंतु वह यह भी सही है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के बाद भी द्वितीयक समूह की अवधारणा का जन्म होता है। यानी कि प्राथमिक समूह की अवधारणा को जब देते हैं, जो प्राथमिक समूह नहीं है वो क्या कहे जाए, तो वो द्वितीयक समूह कहा है। तो अब इसके द्वितीयक समूह की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि C.H. होमस, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीड स्टीव आदि ने द्वितीयक समूह की अवधारणा पर प्रकाश डाला है। किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीड स्टीव दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नकारात्मक रूप से द्वितीयक समूह को नकारात्मक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। यानी कि वह समूह जो प्राथमिक नहीं है सभी क्या है, द्वितीयक समूह है। ऐसा किंग्सले डेविस और बीड स्टीव ने भी परिभाषित किया है। देखते हैं परिभाषा क्या है। वस्तुतः जो समूह प्राथमिक नहीं है उन्हें समाजशास्त्रियों ने द्वितीयक समूह कहा है। जो समूह प्राथमिक नहीं है सभी समूह क्या है, द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह सभ्य एवं जटिल समाजों की विशेषताएं हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन समाज हुआ करते थे उसमें प्राथमिक समूह का ज़्यादा महत्व हुआ करता था। वर्तमान में सभ्य समाजों में द्वितीयक समूहों का ज़्यादा महत्व है। जहाँ सामाजिक संबंधों में घनिष्ठ और अपनेपन का अभाव पाया जाता है, जो समूहों में घनिष्ठता में कमी और अपनेपन का अभाव होता है वह द्वितीयक समूह होता है। एक विद्वान है डेविड रिजमैन, उनकी पुस्तक है लोनली क्राउड। लोनली क्राउड में उन्होंने कहा कि व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करता है क्योंकि वह समूह में रहकर भी अपने ही संसार में खोया रहता है। द्वितीयक समूह के प्रभाव के कारण उसके जीवन में तनाव की स्थिति रहती है। व्यक्ति सभ्य समाजों में व्यक्ति आजकल द्वितीयक समूहों से ज़्यादा घिरा हुआ है। अपनेपन का महत्व कम हो गया। अपने हितों को लेकर के ही केवल वह है, दूसरे से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए रिजमैन ने इस प्रकार से बातें कही हैं। अब आते हैं द्वितीयक समूह की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषित किया है
किंग्सले डेविस ने परिभाषित किया कि द्वितीयक समूह को मोटे तौर पर सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कह करके परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं ये किंग्सले डेविस कि वह समूह जो प्राथमिक नहीं है द्वितीयक है। बिली स्ट्रीट ने परिभाषित किया है वे समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। दोनों मिलती जुलती परिभाषा है, केवल शब्द का ही फेर है। कूले ने फिर क्या किया, अपनी दूसरी पुस्तक में उसे परिभाषित करते हैं, यह वे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा समानता उन अन्य विशेषताओं का भी जो प्राथमिक समूह अथवा अर्ध प्राथमिक समूह में पाई जाती है। द्वितीयक समूह वह समूह होते हैं जिसमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और उन विशेषताओं का भी अभाव पाया जाता है जो प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह में देखने को मिलती है। ऐसा C.H. कूले ने परिभाषित किया है। ऑकबर्न एवं नीमकाफ ने परिभाषित किया है, जिन समूहों में घनिष्ठता का अभाव अनुभव होता है उन्हें द्वितीयक समूह कहते हैं। यानी कि घनिष्ठता का अभाव वाले समूहों को द्वितीयक समूह कहा जाता है, ऐसा ऑकबर्न एवं नीमकाफ ने परिभाषित किया। अब C.H. कूले के बारे में मैंने पहले ही बताया कि C.H. कूले ने अपनी पहली पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्राथमिक समूह की अवधारणा को देते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा को ये जो है 1990 नहीं है, 1909 है। सॉरी हाँ 1909 में ये पुस्तक आती है C.H. कूले की। 1909 में की अवधारणा के साथ में द्वितीयक अवधारणा का उल्लेख नहीं किया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राथमिक समूह का उल्लेख सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में किया था, उसमें द्वितीयक समूह का कोई उल्लेख नहीं है। किंतु उनकी दूसरी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी की पुस्तक इसकी है C.H. कूले की। उसी पुस्तक में उन्होंने द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह की विशेषताओं से भिन्न विशेषताओं वाला समूह बताया है। यानी कि जो प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताएं रखते हैं वह सभी क्या है, द्वितीयक समूह है। यह उनकी दूसरी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में उल्लेख किया गया है। द्वितीयक समूह की विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो यह क्या होता है, बड़ा आकार, व्यक्तियों की संख्या क्या होती है इसमें अधिक होती है। अप्रत्यक्ष संबंध, जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति सभी को जानते हों। इसमें क्या होता है, उद्देश्यों को ध्यान में रख के संबंध रखे गए हैं। यदि हमको आवश्यकता होगी जान पहचान होगी, यदि आवश्यकता नहीं है तो जान पहचान नहीं होगी। हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जी, हम बाहर हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो वो उसमें बना रहेगा। अवैयक्तिक संबंध, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से कोई जान पहचान नहीं होती, एक व्यक्ति का दूसरे से कोई व्यक्तिक संबंध नहीं होता। लोग अपने हितों के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। हम की भावना का अभाव पाया जाता है। अस्थायी संबंध, ये जो द्वितीयक समूह के संबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी कि उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं, उद्देश्य पूरा होते ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। असमानताएं देखने को मिलती हैं, असमान उद्देश्य होते हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। बनावटी संबंध देखने को मिलता है। द्वितीयक समूहों में व्यक्तियों के बीच में संबंध अपने उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं, यानी कि व्यक्ति में बनावटीपन भी देखने को मिल जाता है। अनौपचारिक संबंध देखने को मिलता है। ऐच्छिक सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता मतलब कि प्राथमिक समूह लगभग होते हैं जो लगभग अनैच्छिक होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह जो होते हैं ऐच्छिक होते हैं। जहां हमारे हितों और उद्देश्यों की पूर्ति होगी हम उस समूह के सदस्य बनेंगे, जहां हमारे हितों और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी हम उसके सदस्य नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।